गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 स्टार्ट किया था और जो लास्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी दैट वाज कंज्यूमर, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कंज्यूमर का मीनिंग क्या है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम कंज्यूमर से जुड़े हुए कुछ केस लॉज देखेंगे, जो डिसाइडेड केस लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जो हाईलाइटेड जजमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। केस लॉस डिस्कस करने से पहले एक बार दोबारा से हम कंज्यूमर का मीनिंग क्या है उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, ताकि केस लॉस पढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए, कंज्यूमर का मतलब हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ था, एक तो गुड्स को लेकर के और दूसरा सर्विस को लेकर के। पहले हम गुड्स की बात करते हैं कि गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो पर्सन है जिसने मार्केट से गुड्स परचेज किए और कंसीडरेशन या तो पे कर दिया या प्रोमिस किया है बाद में पे करने के लिए सेलर को, पार्टली पे कर दिया, पार्टली प्रॉमिस किया है, या फिर ईएमआईज पे दैट इज डेफर्ड पेमेंट के बेस पे गुड्स को परचेज किया। दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि कंज्यूमर के अंदर और कौन आएगा, वो पर्सन जिसने गुड्स को यूज किया, किसकी परमिशन से, उस पर्सन के परमिशन से जिसने गुड्स परचेज किया। और कंसिडरेशन या तो पे हो चुका है या प्रॉमिस किया गया है, पार्टली पे पार्टली प्रॉमिस है, या फिर डेफर्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन पे हो रहा है। तो ये तो हमने बात की इंक्लूड्स की। और कौन इंक्लूड नहीं होगा कंज्यूमर में गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पर्सन जिसने गुड्स परचेज किए या तो रीसेल करने के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स परचेज किए। तो जो परचेज करने वाला बंदा है वो कंज्यूमर में कवर नहीं होगा। उसके बाद इसी डेफिनेशन का सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ था, जहां पे सर्विसेज की बात हो रही थी। सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर कौन है, वो पर्सन जिसने मार्केट से कोई सर्विस अवेल की है और कंसिडरेशन पे हो चुका है, प्रॉमिस किया गया है, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस है, या फिर डेफर्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन पे हो रहा है। इंक्लूड्स और कौन कौन शामिल किया जाएगा, वो पर्सन जो सर्विस अवेल कर रहा है, सर्विस यूज कर रहा है, किससे पूछ के, उस पर्सन से पूछ के जिसने सर्विसेज अवेल करने के लिए कंसिडरेशन पे कर रखा। मतलब कंसिडरेशन सर्विसेज अवेल करने के लिए कंसिडरेशन किसी और ने पे किया और एक्चुअल में बेनिफिशियरी जो सर्विस यूज करने वाला बंदा है वो कोई और है। ठीक है, तो उस केस में भी कंसिडरेशन या तो पे हो चुका है या प्रॉमिस किया गया है या पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस है, या फिर डेफर्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन पे हो रहा है। सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर कौन नहीं बनेगा, वो पर्सन जिसने सर्विसेज अवेल की है कमर्शियल पर्पस के लिए, वो पर्सन कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो ये तो हमारा मीनिंग हुआ कंज्यूमर को लेकर के। उसके बाद हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे एक्सप्लेनेशन के। पहला पॉइंट हमारा था कि कमर्शियल पर्पस में क्या नहीं आता। कोई ऐसा पर्सन जिसने मार्केट से गुड्स परचेज किए या सर्विस अवेल की फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फॉर अर्निंग हिज और हर लाइवलीहुड, अपनी जीविका, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अगर आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हो या गुड्स परचेज कर रहे हो, तो वो कंज्यूमर के अंदर फॉल हो जाओगे आप उस केस में। मतलब वो कमर्शियल पर्पस के अंदर फॉल नहीं होगी, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमर। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं या तो वो ऑफलाइन मोड से है या ऑनलाइन मोड से है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो सर्विस हमने अवेल की है, क्या वो सर्विस ऑनलाइन मोड से अवेल की गई है या फिर ऑफलाइन मोड से अवेल की गई है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कमर्शियल पर्पज में क्या आता है। अब देखो, ये कह रहा है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपने गुड्स परचेज किए या सर्विस अवेल किए और उन गुड्स और उन सर्विस से आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो प्रॉफिट मेकिंग के लिए। देखिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करना और लाइवलीहुड अर्न करने के लिए काम करना, दोनों में डिफरेंस होता है। लाइवलीहुड अर्न करने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई छोटा मोटा काम करके बैठे हो जिसमें सारा काम आप खुद संभाल रहे हो, और वो काम करने के पीछे आपका मोटिव सिर्फ उतने ही पैसे कमाने का है जिससे आपका डेली बेस पे घर चल सके। आपका वहां पे सोचना, आपका वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम इतने पैसे कमा लें जिससे हमारी फैमिली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लाइफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसको बोलते हैं बिजनेस फॉर अर्निंग लाइवलीहुड या बिजनेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम अपने आप को जॉब देते हैं, हम अपने आप को काम देते हैं। ठीक है, तो वो तो
कमर्शियल पर्पस में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर कमर्शियल पर्पस में आएगा क्या? अगर आपने मार्केट से कोई ऐसे गुड्स परचेज किए या कोई ऐसी सर्विस अवेल की है जिसको आप फर्दर लार्ज स्केल पे काम करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, क्यों? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो वो एक्टिविटी जो है कमर्शियल पर्पस में फॉल करेगी। और अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए मार्केट से गुड्स परचेज किए या सर्विसेज अवेल की है, फिर आप कंज्यूमर के अंदर फॉल नहीं करोगे। कंज्यूमर के अंदर फॉल नहीं किया मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आप नहीं कवर हो गए। ठीक है, ये लिखा हुआ था हमारा कंज्यूमर की कंप्लीट डेफिनेशन के अंदर। अब हम कुछ केस लो डिस्कस करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट केस लो हमको जो दे रखा है दैट इज लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। Supreme Court observed that whether the purpose for which a person has bought goods is a commercial purpose is always a question of fact and to be decided in the facts and circumstances of each case. अब इस केस लो के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यूं बोल रहा है कि अगर मार्केट से हमने गुड्स परचेज किए तो उसका पर्पस कमर्शियल है या नहीं है, इसके लिए कोई हमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे रखा। कोई लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हमारे पास नहीं है कि ये एक्टिविटीज कमर्शियल पर्पस में आएंगी और ये एक्टिविटीज कमर्शियल पर्पस में नहीं आएंगी। ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है, कोई प्रिंसिपल, कोई रूल हमारे पास नहीं है। बस हमको देखना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि गुड्स को यूज किया गया, उस टाइम पे सरकमस्टांसेस क्या अराइज हो रहे थे। उसके अलावा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और सरकमस्टांसेस के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि जो गुड्स का यूज किया गया वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज नहीं है यहाँ पे जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके वेदर द यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर कमर्शियल पर्पस और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। इफ द कमर्शियल यूज इज बाय द परचेजर हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड by means of self employment, such purchaser of goods would yet be a consumer। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात बोल रहे हैं कि किसी पर्सन ने, मान लो एक ए नाम का पर्सन है, उसने मार्केट से कुछ गुड्स परचेज की तो ए बन गया परचेजर। अब कह रहे हैं कि जो गुड्स ए ने मार्केट से परचेज किए हैं ना, वो क्यों परचेज किए हैं? ताकि उससे वो पैसे कमा सके। और कैसे पैसे कमाने हैं? उसकी कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा नहीं है, बस ये चाहता है कि मैं इतने पैसे कमा लूं जिससे मेरा और मेरी फैमिली का डेली बेस पे खाने का जुगाड़ बन जाए। ठीक है, पहनने के लिए कपड़ों का जुगाड़ रहे हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा जो बेसिक हमारी बेसिक एजुकेशन होती है और जो बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट रहती है वो हम पूरी कर पाए, इतना हमारे पास पैसा हो डेली बेस पे, इतना पैसा हम कमा ले, तो उसको हम कमर्शियल पर्पस में काउंट नहीं करते और वहां पे वो जो ए है वो कंज्यूमर माना जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट इफ अ पर्सन परचेज्ड अ मशीन टू ऑपरेट इट हिमसेल्फ, ये यहाँ पे काम की बात है, फॉर अर्निंग इज लाइवलीहुड ही वुड बी ए कंज्यूमर। अब यहाँ पे इसी केस के लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर किसी पर्सन ने कोई मशीन परचेज की और वो जो मशीन परचेज की है उसको वही बंदा खुद ऑपरेट कर रहा है जिसने परचेज की है, और क्यों परचेज की है? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उसने वो मशीन परचेज की है, तो वो पर्सन डेफिनेटली कंज्यूमर में कवर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई टेलर है, कोई दर्जी, उसने एक स्यूइंग मशीन परचेज की ताकि वो छोटा मोटा अपना दर्जी का काम करके कुछ पैसे कमा सके जिससे वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके। ठीक है, तो वहां पे जो वो दर्जी है वो कंज्यूमर माना जाएगा, क्योंकि वो दर्जी सिर्फ मार्केट से एक मशीन लेके आया है जिसको वो खुद रन कर रहा है, खुद चला रहा है और खुद थोड़े बहुत पैसे कमा के अपनी फैमिली का गुजारा कर रहा है, तो वहां पे वो कंज्यूमर है और कमर्शियल पर्पस नहीं है, ऐसा माना जाएगा। अब इसी में आगे इसको कंटिन्यू किया हुआ है, इफ सच पर्सन, कौन? वही पर्सन जिसने अभी एक मशीन परचेज की थी। इफ सच पर्सन टुक द असिस्टेंस ऑफ वन और टू persons to assist him in operating the machine, he would still be a consumer। अब देखो, अभी हमने एक केस लिया टेलर वाला, मान लो टेलर का नाम एक्स है,
एक एक्स नाम का टेलर है, उसने मार्केट से एक मशीन परचेज की, मशीन खुद चला रहा है और थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है, जिससे वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके। क्या मिस्टर एक्स कंज्यूमर है? सर डेफिनेटली है, क्योंकि मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है, जो छोटा सा काम उसने चालू किया हुआ है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और साथ ही साथ लाइवलीहुड अर्न करने के लिए उसने ऐसा किया। अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया हुआ है कि वही पर्सन जो मिस्टर एक्स है हमारे केस में, जो दर्जी है, टेलर है, उसने क्या किया, उसने एक दो पर्सन की हेल्प ली। किसके लिए? वो जो मशीन मिस्टर एक्स लेके आया था, जो सुइंग मशीन मिस्टर एक्स लेके आया था, उसको चलाने के लिए, कि वो चलाते कैसे हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक दो पर्सन्स की हेल्प ली टेम्परेरी बेस पे। तो कह रहा है कि क्या फिर भी मिस्टर एक्स कंज्यूमर माना जाएगा? क्योंकि मशीन तो एक ही है, पर मिस्टर एक्स की हेल्प करने के लिए एक दो बंदे आए हुए हैं। तो क्या मिस्टर एक्स कंज्यूमर है? सर डेफिनेटली है, क्योंकि वो जो एक दो बंदे आए हुए हैं वो टेम्परेरी बेस पे हैं, वो मिस्टर एक्स को ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं, काम सिखाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और मशीन वैसे भी एक ही है जो मिस्टर एक्स खुद चलाने वाला है, तब भी वो लाइवलीहुड के लिए काम कर रहा है ऐसा माना जाएगा, और मिस्टर एक्स कंज्यूमर है ऐसा हम डिफाइन करेंगे। आगे लिखा हुआ है, बट इफ अ पर्सन परचेजेज अ मशीन एंड अपॉइंट और एंगेज अनदर पर्सन एक्सक्लूसिवली टू ऑपरेट द मशीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए, मिस्टर एक्स ने एक स्विंग मशीन परचेज की, ठीक है, अपनी शॉप पे उसको इंस्टॉल कर दिया, मशीन को मतलब लगा दिया। अब साथ में क्या किया, उस मशीन को चलाने के लिए मिस्टर एक्स ने एक जेड नाम के बंदे को हायर किया। मिस्टर एक्स इस बार, मिस्टर एक्स खुद से मशीन नहीं ऑपरेट कर रहा, ठीक है। अभी तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि मिस्टर एक्स जो है खुद से मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, पर इस बार क्या है, मिस्टर एक्स ने पहले मशीन परचेज की, उसको सेटअप किया अपनी शॉप पे, और एक मिस्टर जेड नाम के बंदे को अपॉइंट कर लिया सैलरी बेस पे। और मिस्टर जेड का काम क्या है, उस मशीन को ऑपरेट करना, उसे कपड़े सीलना, और उसके लिए मिस्टर एक्स पैसे कमाएगा और जेड को सैलरी पे करेगा। तब कह रहे हैं इस केस में वो जो एक्स है वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। मिस्टर एक्स खुद को काम नहीं दे रहा, दूसरों को काम दे रहा है। दूसरी बात, मिस्टर एक्स इतने पैसे कमा पा रहा है कि वो जेड की सैलरी भी पे कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हो, तभी तो इतने खर्चे होंगे ना आपके, तभी तो आप जॉब दोगे दूसरे बंदे को, आप कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो इस बार। तो फिर उस केस में मिस्टर एक्स जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए मशीन परचेज करके ले गया है ऐसा माना जाएगा, और मिस्टर एक्स यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट केस लो। अब हम चलते हैं सेकंड केस लो पे। इन भूपेंद्र जंग बहादुर गुना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स, द नेशनल कमीशन held that a tractor purchased primarily to till the land of purchaser and let out on hire during the idle time to till the lands of other would not amount to commercial use। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है, उसने क्या किया, मार्केट से एक ट्रैक्टर परचेज किया, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो फार्मर है, किसान है, और उसने अपनी खेती करने के लिए खुद के लिए एक क्या किया, ट्रैक्टर परचेज किया। उस ट्रैक्टर का प्राइमरी मतलब मेन यूज क्या है, मिस्टर ए अपने खेत में खेती करने के लिए उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर ए मतलब मिस्टर ए ने जो ट्रैक्टर परचेज किया उसका मोटिव क्या था परचेज करने के पीछे, कि मैं खुद के लिए वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करूंगा, और ऐसा कर भी रहा है। पर साथ ही साथ मिस्टर ए क्या कर रहा है, मान लो पूरे एक साल के अंदर 3 महीने ऐसे हैं, मान लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने ऐसे हैं जब मिस्टर ए का वो ट्रैक्टर आइडियल रहता है, स्पेयर रहता है, मतलब कोई काम नहीं आता मिस्टर ए के, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने जो ट्रैक्टर है मिस्टर ए का वो वैसे ही खड़ा रहता है, कोई भी काम नहीं आ रहा मिस्टर ए के। तो मिस्टर ए ने क्या सोचा कि जिस टाइम पे ट्रैक्टर मेरे काम नहीं आता, जिन 3 महीनों में वो ट्रैक्टर मेरे काम नहीं आता, क्यों ना उन 3 महीनों के अंदर उस ट्रैक्टर को मैं किराए पे दे दूं। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है उसको मैं 3 महीने के लिए किराए पे दे दूंगा, तो इससे कुछ फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे, पहली बात तो ट्रैक्टर आइडियल नहीं रहेगा, चलता रहेगा तो खराब भी कम होगा। दूसरी बात, कुछ पैसों का जुगाड़ भी हो जाएगा मिस्टर ए का। अब जिसको भी ट्रैक्टर किराए पे देगा मिस्टर ए, फ्री में तो नहीं देगा, उससे रेंट चार्ज करेगा,
महीने का 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी चार्ज करना चाहे वो। तो कह रहा है कि क्या ऐसे केस में वो जो मिस्टर ए है वो कंज्यूमर है या नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेटली मिस्टर ए कंज्यूमर है, मतलब मिस्टर ए ने जो ट्रैक्टर परचेज किया है वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं परचेज किया, ऐसा माना जाएगा। अब ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी जो वर्ड दिया हुआ है प्राइमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए ने जो ट्रैक्टर परचेज किया उसके पीछे प्राइमरी मोटिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, खुद की जमीन कल्टीवेट करना, खुद की खेती करने के लिए मिस्टर ए ने ट्रैक्टर परचेज किया, ये उसका प्राइमरी इंटेंशन था। पर जब मिस्टर ए खेती नहीं करता, जिन जिन टाइम के अंदर वो खेती नहीं करता, उस टाइम पे अगर ट्रैक्टर स्पेयर है, खाली खड़ा है, तो वो किराए पे दे भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केस, मेजोरिटी ऑफ द टाइम के अंदर मिस्टर ए उसको खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए मिस्टर ए यहाँ पे कंज्यूमर है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड केस पे कि थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन एज टू वेदर द विडो ऑफ अ डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर was a consumer under the act was decided in the affirmative by the state commission in Andhra Pradesh in the case of A Narasimha versus LIC of India। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये कह रहा है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एक्स नाम का पर्सन है जिसने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, एक्स नाम के बंदे ने क्या करवाया, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया। उसकी वाइफ है वाई, जो एक्स की वाइफ है दैट इज वाई। अब हुआ क्या कि एक्स की डेथ हो गई, और डेथ होने से पहले इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन पे कर रहा था, एक्स पे कर रहा था, और खुद के नाम पे एक LIC पॉलिसी ले रखी थी। अब क्या हुआ, एक्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो क्या एक्स का क्लेम जो है, जो इंश्योरेंस क्लेम है, वो उसकी वाइफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बताना है आपको, अपने माइंड में सोचो कि वो जो विडो है, जो मिसेस वाई है, क्या वो कंज्यूमर है या नहीं है। सर डेफिनेटली कंज्यूमर है। कैसे है देखिए, द स्टेट कमीशन हेल्ड एज द टर्म कंज्यूमर इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी of service other than the person who hires the service for consideration. The widow, being the beneficiary of service, is a consumer under the act entitled to be compensated for the loss suffered by her due to negligence of LIC। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब एक्स ने अपनी पॉलिसी करवाई थी तो नॉमिनी में नेम किसका लिखा था, अपनी वाइफ का लिखा था, वाई का। तो जब भी एक्स की डेथ होती है तो नॉमिनी जो है क्या वो बेनिफिशियरी है, सर डेफिनेटली है, और वो है कौन, मिसेस वाई है। तो एक्स की डेथ होने पे LIC पॉलिसी का जो क्लेम है वो किसको मिलना चाहिए, वाई को मिलना चाहिए। पर जो LIC है, जो LIC कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज ने क्या बोला कि एक्स की तो डेथ हो गई है, इसलिए अब हम क्लेम नहीं देंगे, हम तो क्लेम एक्स को ही देंगे, और एक्स तो मर चुका है। तो वाई बोल रही है कि मुझे क्लेम दो, नॉमिनी में मेरा नाम लिखा हुआ है, और एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मैं कंज्यूमर भी हूं क्योंकि मैं बेनिफिशियरी हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसेस वाई का क्लेम है वो बिल्कुल वैलिड है और वो कंज्यूमर मानी जाएगी। ये था हमारे थर्ड केस में। अब हम चलते हैं फोर्थ केस में। इन मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन नॉट कंस्टिट्यूट गुड्स if it is after allotment. Rights may arise as per the article of association of a company. At the stage of application there is no purchase of goods for consideration। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, इसको भी हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। एक मान लो मिस्टर सी नाम का पर्सन है, एक मिस्टर सी है, उसने क्या किया, किसी कंपनी में शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया। मतलब मिस्टर सी ने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और एप्लीकेशन मनी दे दी, किसको, कंपनी को। मान लो कोई ABC कंपनी है, उसका IPO आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसकी आ रही है, तो उसमें मिस्टर सी ने भी अप्लाई किया शेयर परचेज करने के लिए। तो शेयर परचेज करने के लिए मिस्टर सी ने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, ठीक है, फिल करके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के जो एप्लीकेशन मनी बनती है वो कंपनी के पास डिपॉजिट करवा दी। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवा दी मिस्टर सी ने ABC कंपनी के पास, तो क्या हम ऐसा मान ले
कि एबीसी कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए मिस्टर सी को, क्या ऐसा मान लिया जाएगा? सर बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। जब तक शेयर अलॉट नहीं होते कंपनी के थ्रू, तब तक मिस्टर सी कंपनी के शेयर्स का मालिक है ऐसा नहीं माना जाएगा। अभी तक मिस्टर सी ने क्या किया है? ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके साथ में एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवाई है कंपनी के पास। क्या कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए? सर अभी ये फाइनल ही नहीं हुआ। अभी तक ये फाइनल हुआ ही नहीं है कि मिस्टर सी को शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो क्या मिस्टर सी अपने आप को शेयर होल्डर मान ले? सर बिल्कुल भी नहीं मान सकता। क्या मिस्टर सी ने कंपनी से शेयर परचेज कर लिए, गुड्स परचेज कर लिए, ऐसा मान लिया जाएगा? सर बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ओनली आपने एप्लीकेशन फिल करके सबमिट की है कंपनी के पास, इसके लिए शेयर अलॉट करने के लिए। तो आपने ओनली एप्लीकेशन सबमिट की है और एप्लीकेशन मनी पे की है, इसका मतलब आपने कंपनी से शेयर परचेज कर लिए ऐसा नहीं माना जाएगा। और जब तक आपने कुछ परचेज किया ही नहीं है तो आप कंज्यूमर कैसे बन जाओगे? तो ना तो मिस्टर सी ने यहाँ पे कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, चाहे मिस्टर सी ने अप्लाई कर दिया, क्या कंपनी ने शेयर दे दिए? अभी तक शेयर दिए ही नहीं कंपनी ने। तो क्या सेल परचेज हो गई? बिल्कुल भी नहीं हुई। तो क्या मिस्टर सी के पास गुड्स गए, शेयर्स गए? नहीं गए। तो क्या मिस्टर सी कंपनी का शेयर होल्डर बना? नहीं बना। तो कंज्यूमर भी नहीं बना। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, ये कह रहा है कि अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद आप शेयर होल्डर बनते हो और आपके पास शेयर आते हैं और आप कंज्यूमर भी बनते हो। एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपने ओनली अभी तक कंपनी के पास एप्लीकेशन फाइल की है तो वहां पे गुड्स को लेकर के, शेयर्स को लेकर कोई भी सेल परचेज नहीं हुई है, ऐसा माना जाएगा। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं आती, मिस्टर सी वहां पे कंज्यूमर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमको 4 इंपॉर्टेंट केस लो दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है वो समझते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies or disputes the allegation contained in the complaint। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसा मान के चलते हैं, मैंने मार्केट से एक नया मोबाइल परचेज किया। ठीक है, मैंने क्या किया? मार्केट से एक नया मोबाइल फोन परचेज किया। वो मोबाइल मैं घर पे लेके आया और घर पे लाने के बाद उसको मैंने जब ओपन किया, उसमें सिम कार्ड डाला, इंसर्ट किया सिम कार्ड, तो वो फोन ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने थोड़ी देर ट्राई किया, फोन को चार्ज किया, कुछ भी नहीं, मतलब फोन ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? सर फोन में डिफेक्ट है। अब मैं वहां पे बायर था और जिस मोबाइल शॉप से मैंने वो फोन परचेज किया वो क्या है? सेलर है। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब क्या होगा? देखो, ये कह रहे हैं ऐसे आरोप जो शिकायत में लगाए गए हैं। अब मैंने क्या की? शिकायत कर दी उस सेलर के खिलाफ। पहले मैं सेलर के पास गया कि जी आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले फोन ले गया था, वो फोन ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, वो फोन क्या नहीं हो रहा? ऑन नहीं हो रहा। तो आप मुझे फोन चेंज करके दे दो, रिप्लेस कर दो मेरा फोन। वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि फोन की 6 महीने की वारंटी है, आपने खुद ने बोला था कि फोन परचेज करने के 6 महीने के अंदर अगर फोन खराब होता है तो आप रिप्लेस करके दोगे, आपने ऐसा मुझे बोल के दिया था। ठीक है, तो अब आप क्या बोल रहे हो कि मैं फोन चेंज नहीं करूंगा? सेलर ऐसा बोल रहा है कि फोन चेंज नहीं होगा। तो मैंने उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अथॉरिटी है वहां पे कंप्लेन कर दी, शिकायत कर दी। तो मैं बन गया कंप्लेनेंट, शिकायत करने वाला, और जिसके खिलाफ मैंने शिकायत की है वो सेलर था हमारा। अब कह रहा है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या हुआ? वो पर्सन जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, मान लो उस शॉपकीपर का नाम ए है। ठीक है, तो यहाँ पे शिकायत मैंने की है, किसके अगेंस्ट में? ए के अगेंस्ट में। वो क्या कर रहा है? जितने भी आरोप मैंने उसके ऊपर लगाए हैं उनको मना कर रहा है, या उन आरोपों के ऊपर मुझसे झगड़ रहा है। तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब क्या बना? शिकायत में जितने भी आरोप लगाए गए हैं, किसके ऊपर? जिसके खिलाफ शिकायत की है उसके ऊपर। वो पर्सन, वो बंदा अगर उन आरोपों को झुटलाता है या उन आरोपों को मना कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो उस केस में, उस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे सर? कंज्यूमर डिस्प्यूट बोल देंगे। ये लिखा हुआ था कंज्यूमर डिस्प्यूट के अंदर। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज कंज्यूमर राइट्स।
कि एक कंज्यूमर के अधिकार क्या क्या होते हैं। जब भी एक पर्सन मार्केट से कुछ परचेज करता है तो उसके पास कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो होते हैं, और ये अधिकार हमको हमारे एक्ट में भी लिख के दे रखे हैं। देखिए कि कौन कौन से राइट्स हमारे पास अवेलेबल है एज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर राइट इंक्लूड्स द राइट टू बी प्रोटेक्टेड against the marketing of goods, products or services which are hazardous to life and property। ये कह रहा है ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विस जो हमारे लाइफ के लिए डेंजरस है या हमारी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज जो हमारी लाइफ को या हमारी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, उन गुड्स से या उन सर्विस से प्रोटेक्ट रहना, सुरक्षित रहना, बच के रहना, ये हमारा अधिकार है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट के अंदर। सेकंड राइट आपको दे रखा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से समझना इसको। सेकंड पॉइंट दे रखा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब हमको पता होना चाहिए, इस चीज का भी अधिकार है। क्या पता होना चाहिए? गुड्स की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, पोटेंसी मतलब यूज, क्या वो गुड्स हमारे लिए यूजेबल है या नहीं है, प्योरिटी मतलब प्योर है वो गुड्स या मिलावटी है, स्टैंडर्ड क्या इस्तेमाल किए गए स्टैंडर्ड्स गुड्स को बनाने में, प्राइस क्या है गुड्स का, ठीक है, या फिर सर्विसेज की बात कर रहे हैं एज द केस में भी, सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो कह रहे हर एक कंज्यूमर को जब भी हम मार्केट से एज अ कंज्यूमर कुछ परचेज कर रहे हैं तो हमको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो चीज हम परचेज करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन जैसे कि वेट क्या है उसका, जैसे कि पैकिंग पे लिखा होता है इतना वेट है इसके अंदर, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, इंग्रेडिएंट वगैरह क्या यूज किए गए हैं उसके अंदर, ठीक है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह है या नहीं है, वो सब उसमें होना चाहिए और कंज्यूमर को पता भी होना चाहिए उस चीज के बारे में। तो राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब कंज्यूमर को पता रहे कि जो चीज वो मार्केट से ले रहा है, क्या उस चीज को लेने के बदले में उस कंज्यूमर के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट पे राइट टू बी एश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस। राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर के पास अधिकार है कि जब भी वो मार्केट से कुछ परचेज करने जा रहा है और जिस सेलर से वो गुड्स परचेज कर रहा है, अगर उस सेलर के पास वैसे ही गुड्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के रखे हुए हैं, तो सभी ब्रांड्स के गुड्स हमको देखने का, अपने आप को इंश्योर करने का, अपने आप को एश्योर करने का कि हमें कौन से ब्रांड के गुड्स लेने चाहिए, उसका अधिकार हमारे पास है। अब जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो मार्केट से मान लो पेस्ट लेने गया, पेस्ट, ठीक है, उसने जिस शॉप पे वो गया वहां पे दो तीन ब्रांड की पेस्ट रखी हुई है, पेप्सोडेंट की भी है, डाबर रेड की भी रखी हुई है, पतंजलि की भी है। अब डाबर रेड की जो पेस्ट है 200 ग्राम की, हम मान के चल रहे हैं वो 50 रुपीज की है, उस पे ऐसा लिखा हुआ है 200 ग्राम 50 रुपए, ठीक है, डाबर रेड की। वैसे ही पेस्ट 200 ग्राम की पेप्सोडेंट की मान लो 55 रुपए की है, 55 रुपीज की है। और पतंजलि की वैसी पेस्ट 200 ग्राम की जो है वो कितने की है, 53 की है। डाबर रेड की 200 ग्राम की पेस्ट 50 रुपए की, पेप्सोडेंट की 200 ग्राम की पेस्ट 55 रुपए की, 55 की, और पतंजलि की 53 की, सेम वेट। तो तीनों का वेट सेम है, ब्रांड अलग है, थोड़े बहुत फीचर अलग होंगे जिसकी वजह से प्राइस अलग हो गया। तो अब मर्जी यहाँ पे कंज्यूमर की है उसे कौन सा गुड्स लेना है। तो इस चीज का एश्योरेंस होना चाहिए कंज्यूमर के पास कि अगर मैं एक शॉप पे जा रहा हूँ और वहां पे जो गुड्स मुझे परचेज करने हैं उस गुड्स के डिफरेंट ब्रांड रखे हुए हैं, तो क्या मुझे सभी ब्रांड्स को एक्सेस करने का राइट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, या किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को ही मैं चेक कर पा रहा हूँ, बाकी ब्रांड्स मुझे सेलर चेक करने नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 4, राइट टू बी हर्ड, मतलब जो कंज्यूमर है उसको भी सुनने का अधिकार हो, एंड टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फोरम्स। फोरम्स का मतलब जो अथॉरिटीज हैं इस एक्ट के अंदर, मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ है इसके साथ, कंज्यूमर के साथ, तो उसकी सुनवाई हो कहाँ पे, इस एक्ट में जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं वहां पे, ठीक है, मतलब सुनवाई का अधिकार रहे कंज्यूमर को। ये भी राइट आपको दिया हुआ है हमारे एक्ट के अंदर। नेक्स्ट आओ राइट टू सीक रिड्रेसल
अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस और अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर है अगर उसके साथ सेलर ने कोई अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो की है, कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की है, या बेवजह एक्सप्लॉइट किया कंज्यूमर को, किसने, सेलर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने, तो उस केस में जो हमारा एग्रीव्ड पार्टी है, जो बायर था या जो सर्विस रिसिपिएंट था, उसके पास प्रॉपर उपचार रेमेडी लेने का अधिकार होना चाहिए। किसके खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ जिसने हमारे बायर के साथ क्या किया, अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो की, या उसको बेवजह एक्सप्लॉइट किया, या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की है। और लास्ट दिया हुआ है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, जैसे कि जागो ग्राहक जागो की एड आती है, कंज्यूमर को अवेयर करना डिफरेंट डिफरेंट होने वाले जो आजकल के फ्रॉड होते हैं मार्केट में, उनके बारे में अवेयर करना कंज्यूमर को टीवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, कैसे भी। तो कंज्यूमर को अपने आप को अवेयर करने का अधिकार भी है। तो ये आपको 6 टाइप्स के राइट्स दे रखे हैं जो कंज्यूमर के पास रहते हैं इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ डिफेक्ट पे, कि डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, किसमें, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, पोटेंसी में, प्योरिटी में, या स्टैंडर्ड में, which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract expressed or implied or as is claimed by the trader in any manner whatsoever in relation to goods or product and the expression defective shall be constituted accordingly। अब देखो डिफेक्ट का मतलब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी कमी किसमें आ रही है, क्वालिटी में आ रही है, क्वांटिटी में आ रही है, प्योरिटी में आ रही है, स्टैंडर्ड्स जो होने चाहिए गुड्स के उसमें आ रही है। और जो एक कमी आ रही है वो किस में आ रही है, गुड्स के अंदर आ रही है। देखो डिफेक्ट में कहीं पर भी सर्विस की बात नहीं हो रही, क्योंकि डिफेक्ट हमेशा गुड्स के अंदर होता है। तो किसी भी गुड में कोई कमी है, चाहे क्वालिटी को लेके कमी है, क्वांटिटी को लेकर के कमी है, प्राइस को लेके कमी है, कुछ भी दिक्कत है गुड्स को लेकर के, उसे हम डिफेक्ट बोलेंगे। अब ऐसे ही आपको डिफाइन किया हुआ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग, इसमें क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। किसके अंदर मांग रहा है सर ये कमी, ये कह रहा है कि सर्विसेज के अंदर। अगर किसी सर्विस में कोई कमी आ रही है, अब सर्विस में कमी कैसे आएगी, क्वांटिटी में तो आएगी नहीं, ये तो क्वालिटी में आएगी, क्योंकि सर्विस जो है वो क्या है, हमारा इंटेंजिबल है, मेजरेबल नहीं है। सर्विस देने की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, बेकार हो सकती है, ठीक है। सर्विस का जो प्राइस है, जो फी है, वो रीजनेबल भी हो सकता है, ये जो डिसाइड हुआ था उससे एक्सेस भी हो सकता है, तो वहां भी कमी आ रही है। तो सर्विस में कोई कमी आ रही है उसे हम डेफिशिएंसी बोलेंगे, गुड्स में कोई कमी आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे सर, डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, अब कह रहे हैं कि सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिशिएंसी में क्या क्या और आएगा। एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन बाय सच पर्सन विच कॉजेस लॉस और इंजरी टू कंज्यूमर। ये कह रहा है अगर सर्विस अवेल करने की वजह से किसी भी कंज्यूमर को कोई लॉस होता है या कंज्यूमर को इंजरी होती है, तो वो भी डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेलिब्रेट विद होल्डिंग। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, विद होल्ड मतलब अपने पास रखना, ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बाय सच पर्सन टू द कंज्यूमर। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सर्विस रिसिपिएंट तक पहुंचनी चाहिए थी, जो बंदा सर्विस अवेल कर रहा है उस तक पहुंचनी चाहिए थी। क्या, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है सर्विस रिसिपिएंट तक पहुंचनी चाहिए थी, किसके थ्रू, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। और सर्विस प्रोवाइडर जानबूझ के डेलिबरेटली वो इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड करके बैठा है, मतलब जानबूझ के कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है, जो सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस रिसिपिएंट तक पहुंचानी चाहिए थी पर नहीं पहुंचाई, तो उसको भी हम डेफिशिएंसी इन सर्विस मानेंगे। ये लिखा हुआ है डेफिशिएंसी के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ डेफिनेशन पे, दैट इज ई कॉमर्स। कि ई कॉमर्स का मीनिंग क्या होगा। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क।
तो जब भी आप इंटरनेट की हेल्प से गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, सर्विस अवेल कर रहे हो या सर्विस रिसीव कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। नेक्स्ट आओ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर मीन्स अ पर्सन who provides technologies or processes to enable a product seller to engage in advertising or selling goods or services to a consumer and includes any online marketplace or online auction sites। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन है जो किसी सेलर को अलाउ करता है कि आप हमारी मार्केट प्लेस पे आओ और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म में अपने गुड्स सेल करो। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये सब जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे थ्रू पब्लिक को अपने गुड्स बेचो, वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली। तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए आज क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा जो हमने आज डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं डाउट्स आपके ले लूंगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आएंगे पढ़ेंगे तो आपका पिछला सारा रिवाइज होना चाहिए, इतना आपको काम करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।